वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, इसी चैप्टर में आज हम कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये चैप्टर दिख रहा है जो हमारा सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा है, उसमें हम आज कंपैरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर कौन से होते हैं, न्यूमेटिक कंपैरेटर कौन से होते हैं, ऑप्टिकल कंपैरेटर कौन से होते हैं। तो इन सभी कंपैरेटर्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है और साथ में इन सब कंपैरेटर्स की वर्किंग के बारे में भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे कंपैरेटर का। तो कंपैरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किन्हीं भी एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक वर्कपीस को एक स्टैंडर्ड वर्कपीस या स्टैंडर्ड मास्टरपीस या फिर स्टैंडर्ड पीस के साथ कंपेयर करते हैं हम। मतलब कंपैरेटर क्या एक तरह का कंपेयर डिवाइस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्कपीस जो हमने बनाया है किसी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के डायमेंशन को लेके, तो उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ उस वर्कपीस के डायमेंशन को कंपेयर करते हैं हम। और कंपेयर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपैरेटर कहलाते हैं। तो कंपैरेटर का सिर्फ इतना काम होता है, वर्कपीस और स्टैंडर्ड को ये कंपेयर करता है। ठीक है, तो सिर्फ कंपैरेटर काम कंपेयर करने का होता है। इसका काम डायमेंशन को मेज़र करने का नहीं है, ये डायमेंशन को मेज़र नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारी जो है, डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अ कंपैरेटर इज ए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ ए वर्कपीस विद अ वर्किंग स्टैंडर्ड और मास्टर सेटिंग विच रिप्रेजेंट द बेसिक साइज। मतलब कोई भी अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट बनाना था, उस ऑब्जेक्ट को आपको बनाने के लिए कुछ जो आपने डायमेंशन ली थी, वो डायमेंशन किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के अनुसार लेती हैं आपने। तो जो आपने प्रोडक्ट के डायमेंशन को लिया गया है, उस डायमेंशन को बाद में चेक कर लेते हैं वो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के समान बना है या नहीं बना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड पीस होता है मान लो हमारा, ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया, एक ले लिया वर्क पीस। तो स्टैंडर्ड पीस की जो डायमेंशन है, चारों डायमेंशन को हम क्या करें, चेक कर लें। मतलब स्टैंडर्ड पीस की हमारी सतह की जो डायमेंशन है, उन डायमेंशन को हमें पता है कितना है, उससे हम क्या करते हैं, उस डायमेंशन को क्या करते हैं, एक वर्क पीस के स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो समान होती हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर दोनों की रीडिंग में कुछ ना कुछ चेंज आता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की डायमेंशन थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई है वर्क पीस में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरेटर को समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम के जरिए हम कंपैरेटर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, उस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करके क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम जो इंस्ट्रूमेंट दिया है हमारा, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कंपैरेटर। तो यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिया है, सुई दी हुई है। जो सुई है, जो पॉइंटर या फिर कह सकते हैं इसे हम, ये हमें इंडिकेट करेगा उस रीडिंग को जो रीडिंग इस स्केल के ऊपर लिखी होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, एक इंडिकेटर है जो आपको रीडिंग को शो करेगा। इसके चारों तरफ रीडिंग लिखी होगी, 1 2 3 4 5, इस तरह से रीडिंग लिखी होंगी। तो ये हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करेगा जो भी हमें वैल्यू नीचे मेज़र करने पर प्राप्त होगी। अभी देखो काम कैसे करता है, एक बार हम ये देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लो ये मान लिया हमने एक हमारा स्टैंडर्ड पीस है, ठीक है, और ये हमने वो पीस है जो हमें बनाया है हमने।
मतलब स्टैंडर्ड पीस है, तो जो आपको वर्क पीस बनाना था उस वर्क पीस को इस स्टैंडर्ड पीस के डायमेंशन के अकॉर्डिंग तैयार करना था। फिर आपने जैसे वर्क पीस बना दिया, बनाने के बाद आप चेक करते हैं कि जो हमने वर्क पीस बनाया है उसकी डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के समान है कि नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटर। तो कंपैरेटर को हम क्या करते हैं, किसी भी एक हाइट पर फिक्स कर देते हैं। मान लो ये कंपैरेटर है, तो कंपैरेटर को हमने क्या करा, किसी भी हाइट पर फिक्स कर दिया, लगा दिया एक। इसके लिए क्या करता है, हाइट पे फिक्स करने के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो एक इस पर एक हाइट पर इसे मेंटेन करता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा वर्क पीस जो हमें स्टैंडर्ड पीस हमारा, उस स्टैंडर्ड पीस को एक स्टैंडर्ड पीस के लिए एक टेबल पर रखेंगे। उस टेबल पर रखने के बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर कंपैरेटर, उस कंपैरेटर को इसकी हाइट पर फिक्स कर देंगे। इसकी हाइट पर फिक्स होने के बाद जो भी हम इसके पास ऊपर रीडिंग आएगी उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वो प्लंजर कहलाता है। प्लंजर क्या होता है, खास बात है इसकी, ये ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। मतलब प्लंजर क्या होता है, प्रेस हो सकता है। जैसे स्प्रिंग को प्रेस करते हैं उसी के तरह क्या होता है, जो प्लंजर होता है, प्लंजर क्या होता है, प्रेस हो सकता है। अगर मान लो नीचे से हम इसे धक्का दें तो ऊपर की तरफ ये आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा प्लंजर है, यहाँ पर नीचे वाला जो पीस है ये हमारा प्लंजर है। तो प्लंजर ये ऊपर नीचे इसके मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही मूव करेगा वैसे ही यहाँ पर रीडिंग शो होगी। उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। फिर हमने क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वर्क पीस, इस स्टैंडर्ड पीस को यहाँ से हटा देंगे। स्टैंडर्ड पीस को हटाने के बाद इसी के नीचे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर वर्क पीस लगा देंगे। मतलब हमने इसे आगे पीछे नहीं करा है, इसे कहीं नहीं हिलाया है, इससे हमने उसी हाइट पर फिक्स रखा है जिस पर हमने स्टैंडर्ड को मेजर करा। उसके बाद हम बस स्टैंडर्ड पीस को हटा देते हैं और वहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक वर्क पीस लगा देते हैं। और जैसे वर्क पीस लगाएंगे तो वर्क पीस में अगर डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा है, थोड़ी दिख रहा है आपको, तो आपको वैसे पता नहीं होता, वैसे आप चेक करके बताते हैं। अगर डायमेंशन अगर इसकी ज़्यादा होती है तो ये हमारा जो प्लंजर होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो थोड़ा जैसे प्लंजर ऊपर उड़ जाएगा तो जो सुई होगी हमारी, सुई आगे की तरफ मूव कर जाएगी, घूम जाएगी। और सुई जैसे आगे घूमेगी, पॉइंटर यहाँ पे घूमेगा, उस पॉइंटर के जरिए हम क्या करते हैं, स्केल पे जो रीडिंग है उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं और उनमें डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस उसमें होता है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे, मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड के डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारा वर्क पीस तैयार नहीं हुआ है। तो बस ऐसे कंपेयर करते हैं हम। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर वर्क पीस को लगाते और डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब पॉइंटर आपका जहाँ था वहीं पर रहता, तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टैंडर्ड और वर्क पीस के डायमेंशन बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटर का काम होता है डायमेंशन को कंपेयर करना, ना कि डायमेंशन को मेजर करना। सिर्फ ये कंपेयर करेगा, डायमेंशन को ये मेजर करता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर वाई कंपैरेटर इज रिक्वायर्ड। कंपैरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे कह सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे आज के समय में यूज़ करा जाता है। अगर हम देखें तो कंपैरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हम कहीं पर मास प्रोडक्शन करना हो, मान लो लार्ज अमाउंट में कई सारे टूल बनाने हैं, मान लो बहुत सारे टूल अगर आपको बनाने हैं जिसकी डायमेंशन सिमिलर हैं, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया उसके डायमेंशन को चेक कर लिया, इसका मतलब क्या, आपका प्रोडक्ट सेम बनना है, सेम बनना है। तो उसी तरह से आप प्रोडक्शन स्टार्ट रखते हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट रखने के बाद आप देखते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आपके, एक दो प्रोडक्ट तो अलग आएंगे। उन प्रोडक्ट को डायमेंशन को चेक करके आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाएंगे। डिफेक्टिव हमारे प्रोडक्ट तैयार होंगे, वो उन्हें हटाना पड़ेगा। तो उन्हें हटाने के लिए भी हम कंपैरेटर का यूज़ करते हैं। मेनली हम कह सकते हैं जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, तो मास प्रोडक्शन में से किसी भी टूल में या ऑब्जेक्ट में बनाने में कोई भी कह सकते हैं डिफिशिएंसी या फिर कुछ डायमेंशन में चेंजेस आ रहे हैं, उन डायमेंशन की चेंजेस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पीस के साथ और मेज़र चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि नहीं है, क्योंकि डायमेंशन अलग है नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन द आइडेंटिकल कंपोनेंट पार्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। जैसे कोई भी बाइक होती है, बाइक का कोई भी पार्ट्स होता है, हैंडल होता है, कोई वो लार्ज स्केल में क्या होता है, प्रोड्यूस करा जाता है। तो जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। उस मास प्रोडक्शन में एक आध प्रोडक्ट में क्या होता है, डायमेंशन एक आध प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है, क्योंकि आप जब 100 प्रोडक्ट बनाएंगे
तो 100 की 100 डायमेंशन, 100 की प्रोडक्ट की डायमेंशन सिमिलर तो होंगी नहीं। इसमें जो आपका प्रोडक्ट गलत बन गया है उसे हटाने के लिए आप कंपैरेटर का यूज़ करते हैं और कंपेयर करके वो हटा देते हैं, और बाकी जो एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब जो आपके सही होते हैं, उनका इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका और क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी फिजिबल। मतलब क्या होता है, ये आपका जो कह सकते हैं मास प्रोडक्शन में से प्रोडक्ट को चेक करने का बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है, बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, टू मेजर द डायमेंशन ऑफ ऑल कंपोनेंट विद द यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें और भी जो डायमेंशन होती है उन्हें भी वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की सहायता से हम चेक कर लेते हैं। टू चेक डायमेंशन वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड और बेसिक डायमेंशन, स्टैंडर्ड और बेसिक डायमेंशन में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को भी हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंपोनेंट होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं मास्टर या फिर स्टैंडर्ड पार्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड या फिर मास्टर एक ही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कंपैरेटर। कोई भी कंपैरेटर आपका अच्छा है तो किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसे आप आज उस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड या फिर कह सकते हैं अच्छा प्रोडक्ट कहेंगे। या फिर जो कंपैरेटर होते हैं, कंपैरेटर भी कई तरह के होते हैं आपके, तो उन कंपैरेटर की अगर बात करें तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें यूज़ करा जाता है, मतलब उनकी कुछ क्या खास बातें होती हैं जिन्हें हम देखकर उन्हें यूज़ करते हैं कंपैरेटर को। तो देखते हैं यहाँ पर, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रोबस्ट डिज़ाइन एंड द construction so it can be withstand the effect of ordinary use without affecting it measuring accuracy। मतलब जो आपका कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है एकदम एक्यूरेसी के साथ बहुत हाई स्टैंडर्ड डायमेंशन को मेज़र करता है, मतलब डायमेंशन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। अगर ये कंपेयर कर रहा है तो इसके ज़रिए आप जो कह सकते हैं एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट अगर मान लो एक बार डिसिमिलर हो गया, मतलब अनएक्सेप्टेबल हुआ, मतलब जो उसके डायमेंशन बनानी थी वो डायमेंशन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उसका डायमेंशन सही नहीं है, उसे आप दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आपका जो टूल होता है बहुत सेंसिटिव होता है, छोटे से भी डिफरेंस को भी आपको स्केल द्वारा मेज़र करा जा सकता है। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी सेंसिटिव। क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, द कंपैरेटर डिज़ाइन मस्ट बी सच दैट इट कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन। मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आज के समय में कंपैरेटर का यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारे टूल्स जितने भी होते हैं, लैब के टूल ले लो या फिर इंडस्ट्री में कोई भी वस्तु ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, जो हम पार्ट्स बनाते हैं, सभी में क्या करते हैं कंपैरेटर का यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वर्किंग शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। इस लाइन का मतलब अगर बात करें तो इस लाइन का मतलब है, अगर मान लो हम कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कंपैरेटर का यूज़ करके कोई भी वर्किंग डायमेंशन को मेज़र करते हैं, तो उस डायमेंशन को मेज़र करने में कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, मतलब कह सकते हैं कोई भी इन्वायरमेंट चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कई बार जैसा मान लो प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, तो आप जब प्रेशर मेज़र कर रहे हैं और आंधी आ गई, तो उस प्रेशर को मेज़र करते समय जब प्रेशर मेज़र कर रहे हैं वो प्रेशर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। एक नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे आप मेज़र करेंगे तब एक्यूरेट रीडिंग आएगी, लेकिन कंपैरेटर पे एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपकी रीडिंग होती है उसे डिस्प्ले पे आसानी से देख सकते हैं, डिस्प्ले पे ये रीडिंग को इंडिकेट कर देता है। ठीक है, और द कॉन्टैक्ट पॉइंट शुड बी हार्ड। जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, नीचे वाला जो पॉइंट होता है जो वर्कपीस से कॉन्टैक्ट में होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हम देखेंगे अभी इसमें इसका आगे डायग्राम दिया है। ठीक, कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने अभी देखी थी अभी। ठीक है, इससे अगर हम बात करें एक एक करके देख लेते हैं सब फटाफट। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इसमें, robust design and the construction. The design and construction of the comparator should be robust so that it can be withstand the effect of ordinary use without affecting its measuring accuracy. अगर हम बात करें जो हम
डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन और होता है हमारा जो, वो क्या होता है, कंपैरेटर शुड बी रोबस्ट एंड द विदस्टैंड विद द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन विदाउट अफेक्टिंग इट्स मेजरिंग एक्यूरेसी। मतलब उसका डिज़ाइन जो होता है हमारा कंपैरेटर का, बहुत एक्यूरेटली मेज़र करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को विदाउट अफेक्ट द, किसी भी एनवायरनमेंट के इफेक्ट के बिना, मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ ये डायमेंशन को मेज़र कर सकता है। और लीनियर कैरेक्टर्स ऑफ स्केल, हमारा जो इसमें स्केल होता है वो किसी भी लीनियर डायमेंशन को आसानी से शो कर देता है। हाई मैग्नीफिकेशन मतलब छोटी से छोटी भी डायमेंशन को क्या करता है, वो आसानी से मैग्नीफाई करके उसे मेज़र करता है। रिजल्ट आपका बहुत आसानी से आता है क्योंकि रिजल्ट, ठीक है, तुरंत रिजल्ट आता है। वर्सेलिटी अगर बात करें, इसके इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिज़ाइन सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट। कह सकते हैं बहुत आसानी से अलग अलग इंडस्ट्री में आसानी से हम इससे मेज़र कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव डायमेंशन को। मिनिमम वेयर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है टूल का, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होती क्योंकि वो हार्ड मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टी आप देख लेना। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर की अगर बात करें एप्लीकेशन, नॉर्मली इंडस्ट्रीज में तो यूज़ करा ही जाता है। द कंपैरेटर आर यूज्ड टू चेक द पार्ट्स इन मास प्रोडक्शन। किसी भी मास प्रोडक्शन में हम जो पार्ट्स बनते हैं उन्हें पार्ट्स को चेक करने के लिए कंपैरेटर का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड टू इंस्पेक्ट न्यूली परचेज गेज। जो हम नए नए गेज लाते हैं, गेज के होते हैं वो इक्विपमेंट जिनका यूज़ करके हम अलग अलग वर्क पीस की डायमेंशन को मेज़र करते हैं, उन्हें कहते हैं गेज। उन गेज की भी डायमेंशन को चेक करता है कंपैरेटर। मतलब गेज, मान लो जो हमने स्टैंडर्ड पीस बनाया, उस स्टैंडर्ड पीस को भी हम कंपैरेटर के जरिए चेक कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे डायमेंशन को चेक करने के लिए, जो गेज यूज़ करते हैं, उन गेज को भी हम कंपैरेटर के जरिए चेक कर सकते हैं, उन गेज के डायमेंशन को। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर्स। एप्लीकेशन कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स, मेनली अगर बात करें कंपैरेटर का यूज़ कराता है, लेबोरेटरी में भी यूज़ कराता है। वर्किंग गेज, मतलब जो अलग अलग तरह के गेज होते हैं उन गेज के लिए भी इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और फाइनल इंस्पेक्शन गेज, जो गेज हम बनाते हैं उनका फाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पर रिसीविंग इंस्पेक्शन गेज। ठीक है, इसमें क्या है, एज रिसीविंग इंस्पेक्शन गेज कंपैरेटर आर यूज्ड फॉर चेकिंग पार्ट्स रिसीव फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। मतलब किसी भी आउटसाइड सोर्स से जो आप पार्ट्स को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करते समय उन्हें इंस्पेक्टेड करते हैं, मतलब उन्हें चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर, उनके डायमेंशन को। ठीक है, तो जितने भी न्यूली पार्ट्स बने होते हैं, न्यूली गेजेस बने होते हैं, या फिर हम एक गेज का यूज़ करते हैं तो बीच बीच में भी हम क्या करते हैं, उन्हें कंपैरेटर से चेक करते रहते हैं उनके डायमेंशन को। तो कंपैरेटर का यूज़ काफ़ी जगह होता है, इंडस्ट्रीज में तो मास प्रोडक्शन में हो ही रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा ये वाला पार्ट्स है। ठीक, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है आपका नीचे वाला पार्ट, ये प्लंजर कहलाता है। प्लंजर एक खास बात होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वर्कपीस की हाइट बढ़ेगी यहाँ पर या घटेगी, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है प्लंजर, ये ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव करता है। और जो यहाँ पर वाला स्केल दिख रहा है आपको, ये स्केल होता है जिसके चारों तरफ रीडिंग लिखी होगी। यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंटर है जो पॉइंटेड करता है रीडिंग के लिए, कौन सी रीडिंग आप, मतलब जो आपको रीडिंग यहाँ से चेक करते हैं उस रीडिंग को यहाँ पॉइंटर द्वारा वो स्केल पे शो कर देता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो हमारा कॉन्टैक्ट में होता है वर्कपीस के, जो टच में है बिल्कुल, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर वर्कपीस को हम उसके कॉन्टैक्ट में वर्कपीस को रखते हैं, स्टैंडर्ड पीस को रखते हैं। तो इसके घिसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव करता है, तो इसके घिसने के चांसेस को रोकने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसका, वो बहुत हार्ड मटेरियल का बनाया जाता है, जिससे ये आसानी से घिसे नहीं और लंबे समय तक इसका हम यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे देखें हम।
जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के मानो डायमेंशन को चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करा था, इसका तो डिस्कशन कर लिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं नीचे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्टैंडर्ड होता है, स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम लगा देते हैं, उस कंपैरेटर को लगा देते हैं। उस कंपैरेटर पे लगाने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है उसे नीचे रख के उसके रीडिंग को नोट कर लेते हैं। रीडिंग को नोट करने के बाद उस स्टैंडर्ड को हटा के एक वर्क पीस के ऊपर लगा देते हैं। एक वर्क पीस के ऊपर लगाने के बाद जो सुई हमारी पॉइंटर है जो वो आगे की तरफ घूमेगा, तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, क्योंकि हमने इसकी हाइट में तो कोई चेंज करा ही नहीं है। हाइट में कोई चेंज नहीं करा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में चेंज हुआ है, तभी तो यहाँ पे डिफरेंस आया है रीडिंग पे। तो रीडिंग पे जो डिफरेंस आया है ये हमें सिर्फ ये बता देगा कि जो हमारी डायमेंशन थी वो सिमिलर नहीं है। इसी तरह से आप इसका एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे मान लो कोई सर्कुलर शाफ्ट है, उसके डायमेंशन को आपको चेक करना है। सर्कुलर डायमेंशन को चेक करने के लिए आपने क्या करा, किसी भी एक स्टैंडर्ड वर्क पीस के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर से आपने क्या करा, इसे घुमाया। मान लो कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को घुमाया और ये आपका पॉइंटर एक जगह फिक्स रहेगा, ये एक जगह फिक्स रहेगा आपका, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आपका ऑब्जेक्ट होगा वो घूमेगा, तो इससे रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद इसे हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्क पीस लगा देंगे, नीचे वर्क पीस लगा देंगे जो हमने बनाया है, उससे घुमाएंगे। इसके बाद अगर रीडिंग आपकी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग चेंज होने का मतलब यहाँ पे साफ साफ है आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी जस्ट सिमिलर नहीं है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो कंपैरेटर्स होते हैं हमारे, कंपैरेटर कई तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो लाइट द्वारा काम करते हैं, मतलब लाइट जो लेंस वगैरह लाइट को रिफ्लेक्ट करके यूज़ करे जाते हैं, वो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर भी कहते हैं। फोर्थ है न्यूमेटिक कंपैरेटर। बस आपको मेन 4 पढ़ने हैं यहाँ पे। कंप्यूटर और भी कई तरह के होते हैं लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर और न्यूमेटिक कंपैरेटर, तो आपको 4 तरह के कंपैरेटर के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो हम देखते हैं सबके बारे में क्या करिए, ठीक है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में कौन कौन सा हमारे सिलेबस में है, डायल इंडिकेटर है, ठीक है। मैकेनिकल में रीड टाइप कंपैरेटर है, रीड टाइप, सिग्मा कंपैरेटर और जॉनसन माइक्रोकेटर। तो ये 4 कंपैरेटर हैं मैकेनिकल कंपैरेटर में। मैकेनिकल कंपैरेटर आपके ज़्यादा हैं इसमें, तो इन सबको आपको पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले अगर हम बात करें डायल इंडिकेटर है, फिर रीड टाइप कंपैरेटर है, फिर सिग्मा कंपैरेटर है एंड देन जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर है। तो मैकेनिकल में होगा आपके 4 कंपैरेटर। और मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर की अगर देखें तो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर में ऑप्टिकल लीवर, जैसे ऑप्टीमीटर, जैसे अल्ट्रा ऑप्टीमीटर, जैसे देखो यहाँ पे मेनली अगर बात करें आप यहाँ से मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर में सिर्फ आप पहला कर लीजिए, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि आपको सिलेबस में जो ऑप्टिकल कंपैरेटर है इसमें इसके टाइप्स के बारे में नहीं लिखा है। तो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा पेपर में, कोई भी मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में या समझाइए या फिर उसकी वर्किंग को लिखिए। तो आप कोई सा भी एक, तो इसमें ऑप्टिकल लीवर पढ़ लेंगे बस हम, क्योंकि बाकी सब जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इन सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली सिर्फ आपका मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर है, तो इससे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपको कोई भी एक कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। इसी तरह से हम बात करें जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, ये भी कई तरह के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, तो इसमें भी एक पढ़ लेंगे हम। न्यूमेटिक कंपैरेटर है तो न्यूमेटिक कंपैरेटर में सिर्फ एक पढ़ लेंगे बस। मैकेनिकल कंपैरेटर में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लें क्योंकि आपकी ब्रांच भी मैकेनिकल है, तो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें मैकेनिकल कंपैरेटर में मैकेनिज्म क्या होती है उसकी। मैकेनिज्म मतलब किस किस प्रोसेस पे वो वर्क करता है। कोई भी मैकेनिकल कंपैरेटर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें कई सारे गियर इसका यूज़ करके हम वर्क कराते हैं उसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जैसे डायग्राम, यहाँ पर आपको गियर दिए हुए हैं कई सारे, उन गियर का यूज़ करके पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे वाला जो हिस्सा, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या है, प्लंजर वाला पार्ट है। ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ये ऊपर नीचे मूव करेगा, यहाँ प्लंजर, ये वाला प्लंजर वाला पार्ट है ये वाला, तो ये ऊपर नीचे मूव करता है। कैसे मूव करता है, यहाँ पे गियरिंग के एरिया, मतलब गियर कौन सा है यहाँ पे, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के एरिया पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, जिससे ये गियर घूम रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक सुई लगी होगी, यहाँ पर ये पॉइंटर लगा है, यहाँ पर पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या करेगा, स्केल पर रीडिंग को शो करेगा। मतलब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही पॉइंटर घूमेगा। मतलब आप कह सकते हैं जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे ही आपका ये वाला
आपका गियर घूमेगा, फिर ये वाला गियर घूमेगा, इससे छोटा वाला गियर घूमेगा, जिससे आपका पॉइंटर आगे पीछे घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो उस तरह से रीडिंग को आप रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, जिससे आपको आसानी से चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा लीवर यूज़ करा है, इसलिए हम लीवर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या एक तरह का लीवर भी क्या एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, तो इसका भी यूज़ करके हम पावर को पॉइंटेड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के मैकेनिज्म को यूज़ करा जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पर कैम एंड गियर ट्रेन है, जैसे यहाँ पर कैम एंड गियर ट्रेन का यूज़ करके यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करी गई है। यहाँ पर अगर बात करें लीवर विद टूथेड गियर, यहाँ पर देख रहे हैं आप गियर लगे हुए हैं, ये लीवर है, लीवर और गियर का अरेंजमेंट करके हम पावर ट्रांसमिट करी गई है। यहाँ पर कंपाउंडेड लीवर, एक लीवर ये और एक लीवर ये, तो 2 लीवर के सहायता से हमने पावर ट्रांसमिट करी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें ट्विस्टेड स्ट्रिप है, ये वाली देख रहे हैं बीच में, ये वाली जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हमने क्या करा है, ट्विस्ट कर दिया है, मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद देखो आपने यहाँ पर दोनों यहाँ पर इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे इसे लगा दिया, जिससे इसमें क्या होगा, अगर मान लो कोई भी चेंजेस आएगा तो उससे आपकी जो पॉइंटर है, पॉइंटर आगे पीछे घूमेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, ये तरह की मैकेनिज्म इसमें यूज़ करी जाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो इंडिकेटर है मैकेनिकल कंपैरेटर है, तो मैकेनिकल कंपैरेटर में पहला कंपैरेटर हम पढ़ेंगे डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर हमारा पहला कंपैरेटर होता है। ठीक है, तो हमारे मैकेनिकल कंपैरेटर कई टाइप है, उसमें जो पहला है वो है हम पढ़ेंगे डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर की अगर बात करें, इसकी वर्किंग की बात करने से पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, मतलब आसानी से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका क्या यूज़ होता है। ठीक, द डायल इंडिकेटर और डायल गेज, अगर बात करें इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये डायल कहलाता है। इसमें उन रीडिंग को शो कराया जाता है जो हमें मेज़र करनी होती है, मतलब इसमें अलग अलग डिवीज़न में, खानों में रीडिंग को लिखा जाता है, जिसे पॉइंटर शो करता है। ठीक है, तो डायल इंडिकेटर क्या होता है, द डायल इंडिकेटर और डायल गेज एम्प्लीफाइज द लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसलेट it into rotational motion of pointer over a circular scale। ठीक है, it is used for pointer over a circular scale, मतलब किसी भी सर्कुलर स्केल पर जो भी चेंजेस आते हैं नीचे, हमारे जो भी सरफेस पे जो चेंजेस आएंगे लेंथ वगैरह में, उन लेंथ वगैरह चेंजेस को इस सर्कुलर स्केल पे इस पॉइंटर द्वारा सर्कुलर मोशन द्वारा शो कर दिया जाता है। मतलब जैसे हमारा पॉइंटर में नीचे वाला पार्ट जो होगा उसमें कोई भी चेंज आएगा प्लंजर वाले पार्ट में, वैसे हमारा जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन को हम सर्कुलर स्केल पे नोट करके आसानी से देख सकते हैं डायमेंशन सेम आ रही है कि डिफरेंस आ रहा है डायमेंशन में। ठीक है, तो डायल इंडिकेटर का इस तरह से यूज़ करते हैं। इसमें आपको मैकेनिज्म दिखाई गई है अंदर की, इसका आपको कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या है, कई सारे गियर का अरेंजमेंट करा गया है। तो कौन से गियर हैं, ये कंपाउंडेड गियर हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा प्लंजर होता है। प्लंजर यहाँ पर पिनियन से आपस में कनेक्टेड होता है, जिससे आपको यहाँ से जो पावर होगी ये ऊपर मूव करेगा तो ये पिनियन मूव करेगा, पिनियन से यहाँ पर पॉइंटेड कनेक्ट होगा, पॉइंटर को मूव करेगा तो उसे स्केल पे शो कर दिया रीडिंग को। तो इसका जो डिवाइस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, आपका इस तरह का डिवाइस होता है ये। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसका एक बेस है। बेस मतलब क्या, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इस फ्लैट सरफेस के साथ, ये क्या रखते हैं, स्टैंड के साथ, इस स्टैंड के साथ हम ऊपर क्या करते हैं, इसे इस इंस्ट्रूमेंट को लगा देते हैं, डायल इंडिकेटर को इस तरह से लगा देते हैं। और डायल इंडिकेटर जब लगा होता है उसके नीचे हम स्टैंडर्ड पीस को रखते हैं। पहले स्टैंडर्ड पीस की रीडिंग नोट करते हैं, फिर उसी की तरह जो हमें वर्क पीस बनाना था, फिर उस स्टैंडर्ड पीस को हटा के उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, उसके स्थान पे वर्क पीस लगा देते हैं। और उस वर्क पीस को लगाने के बाद उसकी रीडिंग में अगर कोई चेंज आया है तो उसका मतलब क्या, डायमेंशन अलग है। बस इतना ही चेक करते हैं इससे डायमेंशन सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका हम कोई भी मतलब इसे सिर्फ होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और कोई इसका यूज़ नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया है यहाँ पे किस तरह से इन्होंने मेज़र करा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम डायल इंडिकेटर ले लें, डायल इंडिकेटर को हमने यहाँ पे लगा दिया स्टैंड पे। स्टैंड पे लगाने के बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बेस होता है, किसी भी एक हाइट पे हम इसे फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्लिप गेज है। स्लिप गेज आपको पता है कि स्टैंडर्ड पीस होता है, अलग अलग हाइट के होते हैं।
तो उन्हें हमने एक के ऊपर एक लगा के एक हाइट को निश्चित कर दिया है। उस हाइट को निश्चित जो करा है हमने, जितनी हाइट का हमें वर्कपीस बनाना था उतनी हाइट पे हमने स्टैंडर्ड स्लिप गेज को लगाकर एक हाइट पे रीडिंग को नोट कर लिया है। उसके बाद उन गेज का सेट को हटा देंगे, गेज के सेट को हटा के वहाँ पर क्या लगा दिया हमने, अब वर्कपीस लगा दिया। अब वर्कपीस को लगाने के बाद हमने देखा पॉइंटर आगे की तरफ मूव करा है, वो आगे की तरफ मूव करा है मतलब डायमेंशन में कोई चेंजेस है, और डायमेंशन में चेंजेस है तो इसका मतलब आपको पता ही है, ठीक है। डायमेंशन का चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो रीडिंग है वो सिमिलर नहीं है, और रीडिंग सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, मतलब कोई ना कोई गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर डायल इंडिकेटर की अगर हम बात करें, और आगे यहाँ पे डायल इंडिकेटर क्या होता है, इट कैन, इसका हम बात करें एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इट कैन बी यूज कंपेयर टू हाइट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की और किसी भी स्टैंडर्ड की हाइट को कंपेयर करके हम चेक कर लेते हैं हाइट सेम है नहीं है। डेप्थ को भी चेक करते हैं, या फिर उसकी सरफेस को भी चेक करते हैं। अगर मान लो उस टूल को, इंडिकेटर को पूरी सरफेस पर रिवॉल्व कराएं, मूव कराएं, तो उसकी पूरी सरफेस की फ्लैटनेस को भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, इस डायग्राम पे क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की सरफेस को चेक कर रहे हैं। उसकी जो सरफेस है वो हमें जैसे बनानी थी वो वैसे बनी है नहीं बनी है, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक कटर है, तो यहाँ पे जो कटर है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले डायग्राम में जो कटर है यहाँ पर, उस कटर के ऊपर क्या कराया जा रहा है, इस डायल इंडिकेटर को घुमा फ्लैट इस पर फिक्स करके पीछे की तरफ ले जा रहा है, पीछे आगे मूव करेंगे जिससे इसकी सरफेस फ्लैटनेस होगी, तो हमारे इसमें रीडिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग कटर के इंस्ट्रूमेंट्स की हाइट को देखो, यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला, ये लेथ मशीन की तरह आपका डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, लेथ मशीन की तरह। तो यहाँ पे जो टूल होता है, टूल आपका पूरा फ्लैट है कि नहीं है, जिससे आप काम करते हैं उसके डायमेंशन को भी मेज़र करते हैं इससे, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका बहुत बड़े स्केल में यूज़ होता है इंडिकेटर का। और ये हमारा जो पहला इंडिकेटर था वो कौन सा था, डायल इंडिकेटर था, ठीक है। डायल इंडिकेटर भी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या डायल इंडिकेटर है। अगला हमारा क्या होगा, जॉनसन माइक्रोकेटर। जॉनसन माइक्रोकेटर की अगर हम बात करें तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।